गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का एक नया लेक्चर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहली बात यह है कि डुअल नेचर ऑफ लाइट यहाँ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है और लाइट से रिलेशन लाइट को अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। फिर यहाँ पे मॉडर्न में इसको क्यों पढ़ना है, इसके पीछे बहुत कहानी है। एक है वर्ड डुअल, डुअल मतलब डबल या दोहरा, नेचर मतलब उसका बिहेवियर, और लाइट का जो है वो डबल बिहेवियर है। डबल बिहेवियर क्यों है, ज़रा इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट को सुनते हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 11th का जो फिजिक्स है जिसमें मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कहता है, मतलब मैकेनिक्स कहता है कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का दो नेचर है। उसका एक पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर में हम लोग उसके मास को, उसके मोमेंटम को पढ़ते हैं। और दूसरा है उसका वेव नेचर, वो अलग है। मतलब मैकेनिक्स का कहना है कि किसी भी बॉडी का पार्टिकल नेचर एक अलग भाग है। मतलब जिस बॉडी में, किसी भी बॉडी में या तो पार्टिकल नेचर होगा या तो वेव नेचर होगा। अगर पार्टिकल नेचर है तो उस बॉडी को पार्टिकल नेचर के आधार पर पढ़ेंगे। अगर किसी बॉडी में वेव नेचर है तो उसको वेव नेचर के अंदर में पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? मैकेनिक्स कहता है कि हर एक बॉडी में, कुछ बॉडी में, जितने सारे भी बॉडी आपके सामने हैं उनमें से कुछ के पास या तो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। जिसके भी पास पार्टिकल नेचर होगा उसको हम लोग इसके अंडर में पढ़ेंगे, और जिसके भी पास वेव नेचर होगा उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, लेकिन आज फिर से एक बार समझते हैं कि ये जो आपका पार्टिकल नेचर है, ये सबसे पहले लाइट के बारे में दो साइंटिस्ट थे। एक थे न्यूटन साहब और दूसरा थे हाइजेन साहब। ये जो न्यूटन साहब थे, ये इन्होंने लाइट को पार्टिकल कहा, और ये जो हाइजेन साहब थे इन्होंने लाइट को वेव कहा। तो ये जो न्यूटन साहब थे इन्होंने क्या दिया? पार्टिकल नेचर कहा, और जो हाइजेन साहब थे वो उन्होंने क्या कहा? वेव नेचर कहा। पार्टिकल नेचर को डिफाइन करते समय न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक प्रिंसिपल दिया, उसका नाम था कार्पस्क्यूलर थ्योरी। कार्पस्क्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल, छोटे छोटे नन्हे कण, कार्पस्क्यूल्स। तो लाइट को कार्पस्क्यूल्स किसने कहा? न्यूटन ने। और लाइट को वेव किसने कहा? तो हाइजेन ने। और यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुआ। लाइट को वेव किसने कहा? हाइजेन ने। और इन्होंने दिया वेव थ्योरी, लाइट का वेव थ्योरी। उसी प्रकार जब डुअल नेचर की बात होने लगी तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर था और दूसरा लाइट का वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर के आधार पर आपने रिफ्लेक्शन, आपने रिफ्रैक्शन, ये परावर्तन, ये अपवर्तन, दूसरा आपने इंटरफेरेंस, आपने डाइफ्रैक्शन, आपने पोलराइजेशन, इन सभी फेनोमेना को आपने डिफाइंड किया। देखेंगे लाइट के वेव नेचर के आधार पर हम लोग कौन कौन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सभी को हम लोगों ने डिफाइंड किया। लेकिन वेव नेचर के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने वेव नेचर के आधार पे नहीं कर पाया। दूसरा था क्रॉम्पटन इफेक्ट, और तीसरा था रमन्स इफेक्ट। इस तीन फेनोमेना को आपने पार्टिकल नेचर के द्वारा ही उसको डिफाइंड कर पाया, और इन सभी फेनोमेना को वेव नेचर के द्वारा डिफाइंड कर पाया। देखेंगे आपने इन सभी को, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्रॉम्पटन इफेक्ट, और ये सभी क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्रॉम्पटन इफेक्ट को, रमन्स इफेक्ट को आपने वेव नेचर के द्वारा डिफाइंड नहीं कर पाया,
उसको आपने किस आधार पे किया? पार्टिकल नेचर के आधार पर कि वेव जो है वो जो लाइट जो है वो क्या है? वो पार्टिकल है। और दूसरा लाइट जो है वो है वेव, उसके आधार पे आपने किसको? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इत्यादि को आपने डिफाइन किया। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल इस दुनिया में मिले जिसके अंदर अभी हमने क्या कहा कि मैकेनिक्स कहता है कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ पार्टिकल है और जो वेव है वो सिर्फ वेव है। जिसके अंदर पार्टिकल नेचर है उसके अंदर सिर्फ पार्टिकल नेचर है और जिसके अंदर वेव नेचर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर है। अर्थात ये हम लोगों को ये बताना चाहता है कि पार्टिकल और वेव दोनों इंडिपेंडेंट नेचर है किसी भी पार्टिकल का। बाय द वे आपके अंदर अगर वेव नेचर है तो सिर्फ आपके अंदर वेव नेचर है, अगर मेरे अंदर पार्टिकल नेचर है तो मेरे अंदर सिर्फ पार्टिकल नेचर है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान इस दुनिया में हैं जिसके अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक, वो एक बहुत अच्छा पार्टिकल आया दुनिया में जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मटेरियल था जिसके पास मास भी है, जिसके पास चार्ज भी है। मास और चार्ज किसी भी मटेरियल का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। मास और चार्ज किसी भी मटेरियल के पास का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है 9.108 10 के पावर -31 kg और उसके पास चार्ज भी है 1.6 10 के पावर -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है। और जब यही इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करते समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रूव करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव है। तो सब लोग क्या देखा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास वेव भी है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और मास भी है। चार्ज और मास का मतलब है पार्टिकल नेचर और वेव का मतलब है वेव नेचर। तो आपने क्या कहा था कि जिस बॉडी के पास पार्टिकल नेचर होगा उसके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर होगा और उसको सिर्फ पार्टिकल नेचर के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। जिस बॉडी के पास वेव नेचर है उसके पास सिर्फ वेव नेचर होगा और उसको सिर्फ वेव नेचर के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा इंसान आया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, चार्ज भी है और मास और चार्ज ये दोनों किसके अंदर आता है? पार्टिकल नेचर के अंदर। और ये जो वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस किया है वो आता है वेव के अंदर। तो आपने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आकर के दोनों चीज प्रदर्शित किया लोगों के सामने। और ये जो पार्टिकल नेचर कहने वाले लोग थे और जो ये वेव नेचर कहने वाले लोग थे, दोनों आपस में ये पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले देखने वाले इंसान थे, उसका नाम था आइंस्टाइन साहब। ये जो आइंस्टाइन साहब हैं उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। मतलब जो पार्टिकल नेचर था न्यूटन के साथ साथ देखने वाले कौन है? आइंस्टाइन। और जो वेव नेचर है वो हाइजेन के साथ साथ देखने वाले एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था यंग साहब। ये यंग साहब हैं, इन्होंने वेव नेचर देखा और आइंस्टाइन साहब है इन्होंने पार्टिकल नेचर देखा। ये पार्टिकल कहने वाले लोग और वेव कहने वाले लोग दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन ये वाला ये प्रॉपर्टी जब शो करना शुरू किया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन खुद को वेव जैसा भी बनाना शुरू कर दिया और खुद को पार्टिकल जैसा भी बनाना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों का दिमाग जो है वो घूमने लगा, वो इन लोगों में दुश्मनी होना शुरू हो गया। बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि इलेक्ट्रॉन को क्या मानोगे, पार्टिकल माना जाए या वेव माना जाए? इलेक्ट्रॉन को किस आधार पर पढ़ा जाए, पार्टिकल के आधार पर पढ़ा जाए कि वेव के आधार पर पढ़ा जाए? ओके, तब एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था इसका? इसका नाम था डी ब्रॉगली। तब ये बहुत बुजुर्ग साइंटिस्ट ये आए, इनका नाम क्या है? डी ब्रॉगली। इनका कहना है कि सुनिए, इस दुनिया में बहुत सारे पार्टिकल आपको ऐसे मिलेंगे, हो सकता है कि अभी तक आपको ना मिला हो। अभी तक दुनिया में आगे चल करके आपको बहुत सारे ऐसे पार्टिकल मिलने वाले हैं जिसके पास वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। क्या बोले? जिसके पास वेव नेचर भी हो सकता है और जिसके पास पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। फिर समझिए, डी ब्रॉगली का क्या कहना हुआ? इसका कहना हुआ कि अभी आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बॉडी मिलने वाले हैं जिसके पास वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा।
इसीलिए जिस पार्टिकल के पास, जिस बॉडी के पास पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा, और इसी नेचर, ये क्या हो गया, दोनों नेचर हो गया, इसीलिए उस बॉडी के पास होगा डुअल नेचर। कैसा नेचर होगा, तो उसके पास होगा डुअल नेचर। ये बात आप समझिए, क्या होगा उसके पास डुअल नेचर होगा। यही आपके पास टॉपिक है, क्या नाम है उसका, डुअल नेचर। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी ऐसा हो जिसके पास पार्टिकल का भी नेचर हो और वेव का भी नेचर हो, तो डी ब्रो साहब ने, इसी का नाम डी ब्रो है, डी ब्रोगली, पूरा नाम है डी ब्रोगली, इन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल के पास, वैसे लोगों के पास कैसा होगा, डुअल नेचर होगा। ओके, लेकिन डुअल नेचर जो प्रदर्शित करने वाले लोग थे सबसे पहले वो कौन थे, इलेक्ट्रॉन। उसके पास मास भी है, उसके पास चार्ज भी है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए उसका नेचर कैसा हो गया, डुअल नेचर है। तो डी ब्रोगली ने अगले ही दिन एक दूसरा लाइन बोला कि इस दुनिया में जितने सारे पार्टिकल हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, हमारे सामने के जो भी लोग हैं, वो सभी के सभी, आप भी हैं, हम भी हैं, और जितने सारे लोग देखते हैं, वो सभी लोग दुनिया का हर पार्टिकल वेव है, और दुनिया का हर वेव पार्टिकल है। दुनिया का हर पार्टिकल वेव है, और दुनिया का हर वेव एक पार्टिकल है। कौन बोल रहे हैं ये बात, इस लाइन को अपनी कॉपी में आप जल्दी लिखेंगे। डी ब्रोगली ने क्या कहा, दुनिया का हर पार्टिकल वेव है, और दुनिया का हर वेव एक पार्टिकल है। इसीलिए इनका कहना हुआ कि अगर जैसे आप हैं, अगर आपको हम बहुत हाई स्पीड से फेंक देंगे तो आप एक वेव प्रोड्यूस करना शुरू करोगे। यदि आपके पास कोई वेव है, अगर उस वेव को रोक लिया जाए तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा, आपको एक एनर्जी मिलेगा। तो मोमेंटम किसके पास है, किसी न किसी मास के पास है। इसका मतलब है दुनिया के हर पार्टिकल के पास वेव है, और दुनिया के हर वेव के पास पार्टिकल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि, और इसी नेचर का नाम क्या है, डुअल नेचर। और तब इन्होंने, डी ब्रोगली ने एक और बात कहा कि वैसे पार्टिकल जिसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे मैटर वेव। क्या कहेंगे इसको, मैटर वेव। वैसे बॉडी को, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा, मैटर वेव। मतलब उसके पास मटेरियल का भी प्रॉपर्टी है, मटेरियल का मतलब पार्टिकल नेचर भी है, और उसके पास वेव नेचर भी है। तो जिस बॉडी के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होगा, जिस बॉडी के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होगा, जिसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होगा, उस कॉन्सेप्ट को आपने क्या बोला, आपने उसको बोला मैटर वेव। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट जो पढ़ने वाले हैं, रियल में इस टॉपिक में हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर देने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, मैटर वेव। जिसका नाम क्या है, मैटर वेव। मैटर वेव का मतलब हर एक पार्टिकल वेव के जैसा है, और हर एक वेव पार्टिकल के जैसा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने क्या नाम दिया, मैटर वेव। और दूसरी बात, ये मैटर वेव न तो इलेक्ट्रिक वेव है, न तो मैग्नेटिक वेव है, न तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये क्या है, ये एक वैसा वेव है जिसके पास मोमेंटम भी है, और जिसके पास वेवलेंथ भी है। जिसके पास मोमेंटम भी है और जिसके पास वेवलेंथ भी है, उसी वेव का क्या नाम होगा, मैटर वेव। अब वेव के बारे में एक दो लाइन और सुनिए आप। सबसे पहली बात कि वेव जो होता है वो किसी भी मीडियम का डिस्टरबेंस है, पहली बात। और दूसरी बात, वेव दो प्रकार का होगा, एक नॉन मैकेनिकल वेव और एक मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव वो है जिसको प्रोपगेट करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मैकेनिकल वेव वो है जिसको प्रोपगेट करने के लिए, जिसको चलने के लिए माध्यम मतलब मीडियम की आवश्यकता है। दूसरा, वाइब्रेशन के आधार पर फिर वेव को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हल्का हल्का इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 11th का पार्ट है, वहाँ पे डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे आप सबको। एक है ट्रांसवर्स वेव, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है वैसा वेव जो प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, जो परपेंडिकुलर, जो मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। मूव ऐसे करेगा तो वाइब्रेट इस डायरेक्शन में करेगा। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिधर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, जिधर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपने क्या बोला, वेव दो प्रकार का है, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तीसरी बात नोट बनाइए, वेव दो चीज लेके जाता है, पहला मोमेंटम और दूसरा एनर्जी। वेव जो है वो एक मीडियम है, क्या लेके जाने वाला, वो एक कैरियर है, क्या लेके जाने वाला, वो एक लेबर है, क्या लेके जाने वाला, मोमेंटम और एनर्जी। वेव दो चीज लेके जाएगा, एक मोमेंटम और एक एनर्जी।
अब वेव अगर बाय द वे जैसे वेव लेके किसी चीज़ को जा रहा है तो वो क्या लेके जा रहा है, एक मोमेंटम और दूसरा एनर्जी। मोमेंटम और एनर्जी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड वर्ड है और इसको हम लोग थोड़ा देर में डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्या बोले कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन के पास है। अब जरा देखेंगे, हम ये बोले इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करेगा। अब सवाल ये उठेगा कि हम यहाँ पे लाइट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो क्या बनाता है, वेव बनाता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब वैसा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, समझेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और मूव भी कैसा, एक्सेलरेशन में मूव करेगा, अर्थात यदि किसी चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। फिजिक्स कहता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हैं, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, अब सवाल ये उठेगा कि चार्ज पार्टिकल कैसे एक्सेलरेट करेंगे, उसके लिए हमको समय दीजिए आप। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हैं तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। क्या बोले, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब हो गया क्या, एनर्जी, एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा ये कहना है कि तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया और रेडिएशन भी प्रोड्यूस किया। तो ऐसे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों इमिट करता है, उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जरा समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ लेके चलता है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी, एनर्जी मतलब रेडिएशन, और एनर्जी के साथ में एक वर्ड और याद रखेंगे आप, मोमेंटम। एनर्जी, रेडिएशन और मोमेंटम सब कुछ लेके जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएगा, मोमेंटम लेके जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा, रेडिएशन लेके जाएगा, सबको साथ में लेके जाएगा। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेगा, एक दूसरे के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। मतलब ई और बी के बीच का एंगल, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तीसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, परपेंडिकुलर, इधर इधर, और वो हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। क्या समझा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कौन चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों क्या करेगा, आपस में परपेंडिकुलरली मूव करेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब जरा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पाला पड़ेगा तो हमारे आसपास कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमारे आसपास कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे हम लोग उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी करवाने से पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जानिए एनर्जी के यूनिट के बारे में। सबसे पहले आप जानेंगे एनर्जी के यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ एनर्जी। आप ये जानिए एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, इसको डिनोट करते हैं जे से। इसको तो आप दिमाग में सबसे पहले फिट करिए, सबसे पहले फिट करेंगे इसको। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल। सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। ओके, तीसरा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको डिनोट करते हैं ईवी से। ओके, उसके बाद जो लार्जेस्ट यूनिट है वो होता है किलो वाट आवर।
आवर। क्या होता है? किलो वॉट आवर। देखेंगे अब। और जो अगला यूनिट है, एक यूनिट होता है इसका कैलोरी। कैलोरी इसका यूनिट, एक यूनिट हो गया कैलोरी। तो ये सभी एनर्जी का यूनिट है। अब जरा सा याद रखेंगे, 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। ये हमेशा याद होना चाहिए आपको। 1 जूल में कितने? 10 के पावर 7 अर्ग। और एक अर्ग में कितना होगा? 10 के पावर -7 जूल। एक बात ये समझे, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी। 4.18 कैलोरी। ओके। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 10 के पावर -19 जूल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलनी हो तो इतना से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक जूल को 1/1.6 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलनी हो तो 1.6 10 के पावर -19 से क्या करना है? उसको भाग कर देना है। नेक्स्ट अगला हम लोग जानेंगे कि 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। 1 किलो वॉट आवर कितना? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये सबसे बड़ा यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है किसका? एनर्जी का। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आगे बढ़ने से पहले ये पूरा डेरिवेशन आपके जुबान पे हमेशा होना चाहिए कि एनर्जी, ये नहीं समझाने कि एनर्जी क्या है, वो तो हम लोग 11th के सेक्शन में या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो 11th का सेक्शन आनंद सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब डाला जाएगा और उसे आप एक एक करके स्टडी करेंगे यदि आपको फिजिक्स के बारे में जानना है तब। तो ये था पूरा का पूरा एनर्जी के बारे में। अब हम लोग ये जानेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक है राम आई विजिट यू, राम आई विजिट यू बाई एक्सरे गायको। एक्सरे गायको, राम कहता है कि हम तुमको देखना चाहते हैं। राम आई विजिट यू, राम, ये पूरा RAM, ये राम है लेकिन RA अलग है, M अलग है। राम आई विजिट यू बाई एक्सरे गायको। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। देखेंगे कौन कौन है। सबसे पहला है रेडियो वेव, रेडियो वेव। दूसरा है माइक्रोवेव, दूसरा है माइक्रोवेव। तीसरा है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे। अगला है विजिबल रे, विजिबल रे। यू का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे। ये है आपका एक्स रे, ये है आपका गामा रे और ये है आपका कॉस्मिक रे, ये है आपका कॉस्मिक रे। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले क्या बोले? पहला क्या है? पहला है आपका रेडियो वेव। दूसरा कौन है? एक्स रे। अगला कौन है? गामा रे। अगला कौन है? ये रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। एक बात याद आप सुनेंगे, सबसे पहले तो ये सुनिए, ये आठों, शायद 8 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ये सभी के सभी 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब एक बात हमको समझाना था, कौन कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, अल्ट्रा वायलेट रे, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। इसमें से इस दोनों में आप गौर करिए वेव लगा है लेकिन सबके आगे में रे लगा है। जिसमें वेव लगा होगा उसमें वेव का नेचर अधिक होगा, वेव का नेचर अधिक होगा, और जिसमें रे लगा होगा उसमें पार्टिकल का नेचर अधिक होगा। ठीक है, तो ये है वेव नेचर और वो है पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि ये सभी वेव है और ये सभी क्या है? रे हैं। तो ये एक नाम लिखने का तरीका है। अब जरा गौर करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, लाइट के वेलोसिटी से मूव करेगा। सभी का सभी वेलोसिटी फिक्स है। लाइट का वेलोसिटी c के बराबर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी लाइट के वेलोसिटी से मूव करेगा। दूसरी बात, इसमें आप जब लेफ्ट से राइट के तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट के तरफ, तो इसका लैम्डा घटता है। लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ है। इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, इसका एनर्जी बढ़ता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता है। मतलब वेवलेंथ घटेगा। लैम्डा वेवलेंथ है,
ये फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, ये पेनिट्रेटिंग पावर है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब किसी भी वस्तु में, बॉडी में होल करने का, छिद्र करने का टेंडेंसी, ताकत। ओके, तो हम लोग जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो लैम्डा घटेगा, इसका मतलब सबसे अधिक लैम्डा रेडियो वेव का और सबसे कम कॉस्मिक का। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इसका मतलब सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक का, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का। एनर्जी बढ़ेगा, सबसे अधिक एनर्जी कॉस्मिक का, सबसे कम एनर्जी रेडियो का। पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर कॉस्मिक का और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसका, रेडियो वेव का। तो हम लोग क्या देखें कि जब ये लेफ्ट से राइट के तरफ ये पूरी तरीक़ा से सजा हुआ है, ये पूरी तरीक़ा से, ये पूरी तरीक़ा से, ये पूरी तरीक़ा से सजा हुआ है, ये पूरी तरीक़ा से सजा हुआ है। कौन कौन, यह कहाँ से, ये है आपका लेम्डा से लेकर के कहाँ तक, लेम्डा से लेकर के पेनिट्रेटिंग पावर तक। ओके, अब जरा याद रखेंगे, ये जो कॉस्मिक रे है ये सबसे खतरनाक, यहाँ तक हम लोगों का पहुँच नहीं है। हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे गामा रे तक, गामा रे तक। ओके, गामा रे तक। तो सबसे पहली बात अब आप लोगों को समझना है कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोगों को आज स्टडी करना है। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबका डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो ये गामा रे है, सबसे पहले जो गामा रे है, इस गामा रे का डिस्कवर किया गया, इस गामा रे का डिस्कवर किया गया एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बिलियार्ड के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गामा रे का आविष्कार किसने किया, बिलियार्ड ने। उसके बाद कौन है, एक्सरे। गौर करेंगे, ये जो एक्सरे है, एक्सरे का आविष्कार किया गया था WC रंजन साहब के द्वारा, रंजन साहब के द्वारा, WC रंजन साहब के द्वारा। इसको रॉन्ट जॉन लिखा हुआ लेकिन उसको पढ़ते हैं रंजन, WC रंजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार। उसके बाद कौन है, अल्ट्रावायलेट। ये है आपका अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। ये जो आपके पास अल्ट्रावायलेट है, ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, तो सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन हो गया, गामा रे। उसके बाद कौन हो गया, उसके बाद कौन है, एक्सरे। उसके बाद कौन है, अल्ट्रावायलेट। तो गामा रे का किसके द्वारा, बिलियार्ड के द्वारा। एक्सरे का WC रंजन, आप सिर्फ रंजन याद रखेंगे, WC रंजन के द्वारा। अल्ट्रावायलेट जो है इसका आविष्कार किया गया था रीटर साहब के द्वारा। रीटर साहब, क्या नाम था साइंटिस्ट का, रीटर साहब के द्वारा आविष्कार किया गया था। उसके बाद अगला कौन है, विजिबल रे जो है इसका आविष्कार किया गया था एक प्रोसेस के द्वारा। प्रोसेस, उसमें कोई बहुत सारे साइंटिस्ट का ग्रुप था, एक प्रोसेस था, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के द्वारा आविष्कार हुआ था किसका, विजिबल रे का। उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका इंफ्रारेड। उसके बाद कौन है, इंफ्रारेड। ये जो इंफ्रारेड है इसका आविष्कार किया गया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हर्सेल साहब के द्वारा आविष्कार हुआ था किसका, इंफ्रारेड का। किसके द्वारा, हर्सेल के द्वारा। जो आपका इंफ्रारेड है इसका डिस्कवरी किसके द्वारा, हर्सेल के द्वारा। उसके बाद कौन है, माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव एक मशीन का नाम है और इस माइक्रोवेव एक मशीन का नाम है, एक रे का नाम है। ये एक डिवाइस के द्वारा उत्पन्न होता है जिसका नाम है क्लेस्ट्रॉन मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है किसको, माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव का जो प्रोडक्शन है वो एक मशीन के द्वारा होता है, इसको किसी साइंटिस्ट के द्वारा नहीं खोजा गया, ये एक मशीन से प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम क्या है, क्लेस्ट्रॉन मशीन। ये कौन है, माइक्रोवेव। और एक बात याद रखेंगे, ये माइक्रोवेव एक मशीन, और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं खाना वाना गर्म रखने में या फिर समोसा सबको गर्म रखने में, इस सब में, होटल सब में देखेंगे ये मशीन माइक्रोवेव हम लोग किचन में भी यूज करते हैं इस माइक्रोवेव का। अगला कौन है, रेडियो वेव। ये जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव भी एक मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, उसका नाम है, ये मशीन जो है एक टर्म होता है, आप पढ़े होंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर जब मिलता है तो उसके द्वारा एक मशीन बनता है, उसका नाम है LC ऑक्सीलेटर। LC ऑसिलेटर। तो
तो ये जो LC ऑसिलेटर है इसी के द्वारा प्रोड्यूस होगा कौन, रेडियो वेव। तो सबसे पहली बात हम लोग ये जाने कि आप कैसे किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने क्या देखा, गामा रे को प्रोड्यूस किसने, गामा रे किसने बनाया, बिलियार्ड ने। एक्सरे किसने बनाया, WC रॉन्जन ने। अल्ट्रावायलेट किसने बनाया, रिटर साहब ने। विजिबल रे किसने बनाया, विजिबल रे बना है एक प्रोसेस से, उसका नाम है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया बात है। इंफ्रारेड रे जो है इसका आविष्कार किसने किया, हर्शेल साहब ने। और जो माइक्रोवेव है वो एक मशीन से बना, उसका नाम है क्लेस्ट्रॉन मशीन। और जो रेडियो वेव है उसका आविष्कार हुआ किसके, तो किस मशीन के द्वारा, LC ऑक्सीलेटर के द्वारा। ये आप पढ़ेंगे मैग्नेट में, ये चैप्टर है LC ऑक्सीलेशन, वहाँ पे डिटेल इसका स्टडी करवाएंगे। तो अभी फिलहाल याद रखिए LC ऑक्सीलेटर ये एक मशीन है, इस मशीन के द्वारा आविष्कार हुआ किसका, तो रेडियो वेव का। ओके, अब हम पहले ये बता दिए कि किस तरीके से इसका आविष्कार हुआ, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसी में गौर करेंगे आप, ये जो विजिबल रे है इसी को आप कहते हैं लाइट। तो लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसीलिए हमारी आंखें इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से सिर्फ लाइट को सेंस कर पाती हैं। इसके अलावा हमारी आंखें और किसी भी रेज को सेंस, या इंसान और किसी भी रेज को सेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये लाइट ही है। इसीलिए हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी करते हैं उसमें किसको करेंगे, लाइट को। लाइट के पीछे और लाइट के आगे जो भी लोग हैं उनको हमारी आंखें सेंस नहीं कर पाती है। अब जरा आप ये समझिए, ये जो आपके पास लाइट है, आपने पढ़ा होगा, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है, हम लोग जो लाइट देखते हैं वो व्हाइट लाइट है। अगर यही व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो आप सुने होंगे ये अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। ये अपने 7 अलग अलग रंगों में, जिसको आप बोलते हैं विव गियोर, अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तो हमारे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब नहीं है, ये सब, इन सभी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इसका नाम है मोनोक्रोमैटिक वेव। मोनोक्रोमैटिक वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये जो सातों है इसका नाम है मोनोक्रोमैटिक वेव। मोनोक्रोमैटिक वेव का मतलब सिंगल वेवलेंथ का वेव, वैसा वेव या वैसा रंग या वैसा कलर जिसके पास केवल और सिर्फ केवल एक ही वेवलेंथ हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक वेव। और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इसीलिए हम लोग किसका डुअल नेचर पढ़ेंगे, तो लाइट का डुअल नेचर पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग ये जानेंगे कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ कितना होता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है। पहले तो आप ये समझिए कि वेवलेंथ कहते किसको है। सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा 11th में कि वेव जो होता है वो इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और इसको बोलते हैं क्रिस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रिस्ट और ट्रफ, और ये भी क्या बना, क्रिस्ट, फिर आगे बनेगा ट्रफ, ऐसा। तो वेवलेंथ होता है 2 लगातार क्रिस्ट या 2 लगातार ट्रफ के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो ये बताता है, वेवलेंथ ही किसी भी वेव का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वेव कितना एक दूसरे से डेंस है। डेंस मतलब कि वेव जो है वो कितना ज़्यादा आपस में पास है या आपस में दूर है। जिस वेव का वेवलेंथ कम होगा, इसका मतलब वो वेव बहुत ही पास है और उसका इंटेंसिटी बहुत है और उसके पास एनर्जी बहुत होगा। जिसका वेवलेंथ अधिक होगा, इसका मतलब वेव दूर है। अगर दूर है तो वो उस वेवलेंथ में वेव्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, जिस वजह से उसके पास एनर्जी बहुत कम होगा। तो वेवलेंथ जितना कम, एनर्जी उतना अधिक, एनर्जी जितना अधिक, फ्रीक्वेंसी उतना अधिक। क्योंकि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी में गौर करिए उल्टा रिलेशन है। जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी अधिक और उसका वेवलेंथ अधिक। जिसका वेवलेंथ अधिक उसका फ्रीक्वेंसी कम, उसका एनर्जी कम। इसका मतलब वेवलेंथ क्या है, 2 लगातार क्रिस्ट या 2 लगातार ट्रफ के बीच का जो गैप होता है, जो लेंथ होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, आप उसको पुकारते हैं किस नाम से, वेवलेंथ के नाम से। चलिए अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ कितना होता है। किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ कितना होता है, इसके बारे में आपको अभी समझना है।
तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या देखें, सबसे कम वेवलेंथ किसका, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा कॉस्मिक का, और उसका एनर्जी सबसे अधिक होगा। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो का, और उसका एनर्जी सबसे कम होगा। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो वेवलेंथ के बारे में। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेवलेंथ के बारे में। चलिए, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी वेव, जैसे ये कोई वेव है, ये वेव चला, तो इस वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव। ये कैसा वेव है, तो ये वेव है ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी है सभी के सभी ट्रांसवर्स वेव हैं। और जो साउंड है, साउंड जो है साउंड वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो हम लोग स्टडी करेंगे उसको एक एक करके। इसको बोलते हैं लैम्डा, या इसको बोलते हैं लैम्डा। ये सभी क्या है, लैम्डा है। अभी क्या बताए कि सबसे अधिक लैम्डा किसका, रेडियो वेव का, और सबसे कम लैम्डा किसका, कॉस्मिक वेव का। सबसे अधिक एनर्जी कॉस्मिक का, सबसे कम एनर्जी रेडियो का। ओके, चलिए देखिएगा। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि जो सबसे पहला है गामा रे। गामा रे, तो गामा, जैसे गामा रे था, उसके बाद एक्स रे है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद विजिबल रे है, विजिबल रे, इसी को तो हम लोग लाइट कहते हैं, इसी को लाइट कहते हैं। विजिबल रे है, पहले क्या है, गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल रे है। उसके बाद कौन कौन था, उसके बाद है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे है। उसके बाद रेडियो वेव है, रेडियो वेव है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक कौन बच जाएगा, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है। ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जरा समझिए, ये जो गामा रे है, इसका कोशिश करेंगे याद रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये बच्चा सबको याद रहता नहीं, ये लेके जाना नहीं चाहता एग्जाम में। कोशिश करिए याद रखने का। गामा रे का जो वेवलेंथ होता है वो 0.1 एंगस्ट्रम से कम होता है। कितना होगा, 0.1 एंगस्ट्रम। ये क्या है, ये एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। ये सभी, और एक फेमटोमीटर जिसको हम लोग फर्मी कहते हैं। एफएम जो है, एफएम उसका नाम है फेमटोमीटर, और उसका एक दूसरा नाम है फर्मी। और एक फर्मी इक्वल टू होता है 10 के पावर -15 मीटर। हो सके तो याद रखने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, तो क्या बोले, 0.1 एंगस्ट्रम से कम होगा। ये जो एक्सरे है इसका होता है 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे जो है वो 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होता है। ओके, अब देखेंगे अल्ट्रावायलेट जो होता है वो 100 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम तक होता है। 4000 एंगस्ट्रम तक होता है। कौन हो गया, अल्ट्रावायलेट वेव जो है वो कहाँ से कहाँ तक, 100 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम तक होता है। ये जो विजिबल रे है ये 4000 एंगस्ट्रम से 4000 से कोई 2 लिखते हैं, 4000 एंगस्ट्रम से कहाँ तक होगा, ये होता है लगभग 8000, वैसे 7800 बहुत सारा बुक लिखता है, 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। और ये जो आप इंफ्रारेड है ये 8000 एंगस्ट्रम से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। ये जो आपका माइक्रोवेव है ये 1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच होता है। और ये जो रेडियो वेव है वो 15 सेंटीमीटर से 10 के पावर 14 मीटर। बहुत मज़ेदार है ये, बहुत भारी हाथी जैसा वेव है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है वो उतना भारी वेव होता है, और जितना जो भारी होगा उसका मूवमेंट उतना कम होता है, उसका इनर्शिया उतना अधिक होता है, उसके पास एनर्जी उतना कम होता है, उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होता है। ये वेवलेंथ है किसके लिए, सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये क्या है, वेवलेंथ है। ओके, अभी हम आपको समझा रहे थे कि आपने वेव नेचर के द्वारा क्रॉम्पटन इफेक्ट को, रामन्स इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप डील नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ समझा हम लोगों को नहीं पाए।
तब सवाल ये उठा कि उसको समझाया कैसे जाए। तब सवाल ये उठा कि उसको समझाया कैसे जाए। तब उसको समझाने के लिए एक बड़े से बुजुर्ग से साइंटिस्ट आए। उस साइंटिस्ट का नाम था प्लांक साहब। उस साइंटिस्ट का नाम था प्लांक साहब। बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिए और उनका वो कॉन्सेप्ट पूरा मॉडर्न फिजिक्स का एक मजबूत पिलर के रूप में माना जाता है। उसका वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजबूत पिलर के रूप में माना जाता है। उसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थियरी। प्लांक्स क्वांटम थियरी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थियरी। तो हम लोग जो आगे जानने वाले हैं वो हम लोग जानेंगे प्लांक्स क्वांटम थियरी। ये किसके द्वारा दिया गया? प्लांक साहब के द्वारा। वो क्वांटम एक वर्ड है, क्वांटम का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये जो आपका प्लांक साहब का है वो कौन सा प्रोसेस है? उसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थियरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट को, हम बोलेंगे और आप नोट करेंगे इसको। प्लांक साहब का कहना था कि आप जैसे कि लाइट बल्ब से या मरकरी से या फिर सन से जब रे निकलती है, लाइट का जब प्रोडक्शन होता है, तो हम लोग ये समझते हैं कि लाइट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। और आप क्लास 10th में ये भी पढ़े होंगे कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब कि लाइट का लीनियर ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। ओके, लेकिन लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो तो वेव के रूप में चलेगा। बहुत सारी कहानी है, उसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके समझेंगे। प्लांक साहब का कहना था, ये जो क्वांटम थियरी इन्होंने दिया, इसका कहना था कि लाइट को दुनिया क्या समझता है कि वो कंटिन्यूअस फ्लो करता है। अभी क्या बोले कि लाइट जो है, आप दुनिया क्या समझती है कि ये कंटिन्यूअसली ऐसे फ्लो करता है। तो लाइट को दुनिया अभी तक क्या समझती है? कंटिन्यूअस। प्लांक साहब वही समझा रहे हैं कि दुनिया जो समझती है वो समझना बंद करे, अर्थात दुनिया लाइट को कंटिन्यूअस समझना बंद करे। तो क्या समझे? तो उसको डिस्क्रीट समझे। देखिए प्लांक साहब क्या समझा रहे हैं कि दुनिया वालों, लाइट को कंटिन्यूअस समझना बंद करो, उसे क्या समझो? उसे डिस्क्रीट समझो। डिस्क्रीट का मतलब टूटा टूटा टुकड़ा समझो। ये समझा रहे हैं कि लाइट को आप क्या समझिए? तो इसको आप डिस्क्रीट समझिए। डिस्क्रीट का मतलब टूटा टूटा टुकड़ा समझिए। यहाँ देखिए तोड़े हैं सबको, ऐसे टुकड़ा समझिए। और हर टुकड़ा के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और ये जो एनर्जी का, ये एनर्जी का एक पैकेट है। ये लाइट का जो हर टुकड़ा है, ये एनर्जी का एक एक पैकेट है, और हर पैकेट को हम लोग बुलाएंगे फोटोन। हर पैकेट को क्या बुलाएंगे? फोटोन, या इसी को बुलाएंगे क्वांटा। क्या बुलाएंगे? क्वांटा। क्वांटा क्या है? क्वांटा है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोले प्लांक? जो हम लाइन बोले उसको आप हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए सर। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही लिखिए या हम अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जिस लैंग्वेज में आता है, संस्कृत आती है उसमें लिखिए, बांग्ला आती है उसमें लिखिए, हिंदी आती है उसमें लिखिए, इंग्लिश आती है उसमें लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है। साइंस हमारे अंदर का एक प्रकार का फीलिंग्स है, वो हमारा राइटिंग स्किल्स नहीं है। इसलिए आप मेरे अंदर की बात को समझिए और उसे अपने भावनात्मक रूप में लिखिए। एक एक लाइन को लिखिए, एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़िए, और फिर देखिए आप अपना इम्प्रूवमेंट गजब के बन जाओगे सर। तो मेरा क्या कहना है कि ये लाइट को आप कंटिन्यूअस समझना बंद करिए। तो क्या समझिए? उसको डिस्क्रीट समझिए। लेकिन अब आप बोलोगे सर हमको तो डिस्क्रीट दिखता नहीं है। आपको डिस्क्रीट इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि लाइट जो फ्लो करती है वो इतना फास्ट, उसका स्पीड इतना अधिक है, तो हमको लगता है कि सब एक साथ चल रही है। ठीक है, जैसे फैन को अगर 5 के स्पीड में चलाइए, बहुत हाई स्पीड में चलाइए, तो उसका डैना इतना फास्ट चलेगा कि आपको कहीं डैना अलग अलग नहीं दिखेगा, लगेगा हर जगह डैना ही डैना है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फोटोन है, हर टुकड़े को आप क्या कहिए? फोटोन कहिए। और हर फोटोन को आप क्या कह सकते हैं? क्वांटा। और हर फोटोन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, उसको हम लोग मिनिमम एनर्जी कहते हैं। और फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, उसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लाइट या उस फोटोन या उस क्वांटा के फ्रीक्वेंसी का। अर्थात कोई भी फोटोन, कोई भी क्वांटा जितना ज़्यादा, या लाइट जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, उसका पेनिट्रेटिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया? एफ मिल गया। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया।
अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आता है। एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया? E बराबर एच इंटू एफ। ये जो एफ है इसका नाम है, इस एच का नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। ये जो h है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। और इस प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। समझिए, 6.6 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अब जरा गौर करेंगे, ये h तो E पहला फॉर्मूला बन गया आज का। E बराबर h इंटू एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। f क्या है? तो f हम लोगों के सामने फ्रीक्वेंसी है। अब जरा गौर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस रूप में और लिख सकते हैं। तो आज हमारे सामने बन गया। अब जरा गौर करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेव है। ये हमारे पास एक वेव, ऐसा वेव है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको बोलेंगे लैम्डा। ये क्या हो गया? तो ये दूरी है, ये आपका दूरी हो गया। और इसका जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? वेलोसिटी होता है c के बराबर। मान लेते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। गौर करिए, आज टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है लैम्डा, वेलोसिटी कितना है? c। गौर करिए, डिस्टेंस है लैम्डा। देखिए ना, डिस्टेंस दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही दूरी है ना। एक वेव एक टाइम पीरियड में इतना चलेगा, लैम्डा के बराबर। वेलोसिटी अभी क्या बताए थे? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश के वेग से चलेगा, लाइट के वेलोसिटी से चलेगा। और उसको किससे लिखते हैं? तो c से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू लैम्डा बाई सी। कितना हो गया? लैम्डा बाई सी। आप देखेंगे, अब बचपन में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है फॉर्मूला। अब याद रखेंगे सब दिन के लिए, 1 बाई टाइम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका मतलब f बराबर 1 बाई टी और t बराबर क्या होगा? 1 बाई एफ। जरा सा इस फॉर्मूले को सब दिन के लिए दिमाग में रखेंगे। तो इसका मतलब अगर हम t निकाल लिए हैं तो f कितना होगा? यहाँ से 1 बाई टी। इसका मतलब f बराबर हो जाएगा 1 बाई लैम्डा बाई सी। ये c चला गया ऊपर, तो f बराबर क्या हो गया? c बाई लैम्डा। एक फॉर्मूला ये हो गया, f इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अगर हम इस c को यहाँ एक बार आपको बगल लेके चलते हैं, f इक्वल टू c क्या है? c है वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई लैम्डा। तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर क्या मिल गया? वेलोसिटी बराबर हो गया f लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। v बराबर, इसी को आपने पढ़ा होगा बचपन में, v बराबर f लैम्डा। v बराबर f लैम्डा। अब हम इस f को इस फार्मूला में डालना चाहते हैं। चलिए रखते हैं। तो E बराबर आपने क्या पढ़ा? HF, एक फार्मूला ये पढ़ा। अब f के जगह पे रख देंगे कितना? c बाई लैम्डा। तो ये क्या बन जाएगा? hc बाई लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कितना हो गया? hc बाई लैम्डा। कितना हो गया? hc बाई लैम्डा। तो एक फार्मूला है E बराबर h बाई लैम्डा, एक फार्मूला है E बराबर hc बाई लैम्डा, और एक फार्मूला आपने बचपन में 100% पढ़ा होगा आइंस्टाइन के द्वारा, E बराबर mc स्क्वायर। पढ़ाएंगे आगे चल के इसको हम, ये रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाएंगे। E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। m जो है वो मास है और c लाइट का वेलोसिटी है और ये E एनर्जी है। आइंस्टाइन साहब का कहना था कि दुनिया का हर एक मास के पास एनर्जी है और हर एनर्जी के पास मास है। हर मास के पास एनर्जी है और हर एनर्जी के पास मास है। इसी का नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और मैकेनिक्स में इसी इक्वेशन का नाम है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसी इक्वेशन से पूरी दुनिया में आइंस्टाइन साहब जाने जाते हैं। बहुत गजब का थ्योरी है, दिखने में तो बहुत छोटा है, बहुत जहरीला है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ओपन करके तो मज़ा आ जाएगा। हम इसको पढ़ाएंगे। आपके सामने में 3 फार्मूला पढ़ा है, E बराबर HF, E बराबर SC बाई लैम्डा और E बराबर MC स्क्वायर। चलिए आपको लेके चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। गौर करिएगा, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नाम है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जरा गौर करिएगा, आपको हम क्या पढ़ा के लाए हैं? कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ा के लाए हैं। देखिएगा,
ई बराबर पढ़ा के लाए हैं एच सी बाई लेमडा, लाए पढ़ा के, और ई बराबर क्या पढ़ा के लाए हैं एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाई लेमडा। सी के साथ सी कट गया तो क्या हो गया एम इंटू सी बराबर एच बाई लेमडा। ये क्या है, ये है रियल में एम सी को क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए एम गुना सी, एम है मास और सी क्या है वेलोसिटी। मास गुना वेलोसिटी बताइए किस चीज़ को बताता है, तो वो बताता है मोमेंटम को। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं पी, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, इसके बदले में लिख देंगे पी। तो पी बराबर क्या हो गया एच बाई लेमडा, या लेमडा बराबर क्या हो गया एच बाई पी। गौर करेंगे इसी लेमडा को, ये जो लेमडा है इसी लेमडा को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब ये समझिए सर, डी ब्रॉगली क्या बोला, डुअल नेचर। डी ब्रॉगली ने बोला कि हर एक पार्टिकल के पास वेव, हर एक पार्टिकल वेव है और हर वेव एक पार्टिकल। आप गौर करिए इसके जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है आपको दोनों चीज़ दिखेगा। सर ये लेमडा आकर के, लेमडा किसके पास होता है वेव के पास, और मोमेंटम किसके पास होता है पार्टिकल के पास। और ऊपर में जो ये है, ये जो आपके पास एच है ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब लेमडा और पी दोनों एक साथ आ गया। इसका मतलब हर एक पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। तो लेमडा और पी दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। आप यहाँ पे ये समझाना हम चाहते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास वेव नेचर अधिक है तो पार्टिकल नेचर कम होगा। अब क्योंकि दोनों उल्टा प्रोपोर्शनल है, अगर किसी के पास पार्टिकल नेचर अधिक होगा तो उसके पास वेव नेचर अधिक होगा। गौर करिए एच तो कांस्टेंट है, तो लेमडा इक्वल टू क्या बन गया एच बाई पी। लेमडा इक्वल टू क्या बन गया एच बाई पी। तो यहाँ पे जो एच बाई पी बना है तो लेमडा, इसका मतलब लेमडा जो है वो वेव नेचर है, अब पी जो है वो पार्टिकल नेचर है। इसका मतलब है कि लेमडा बराबर हो गया एच बाई पी। तो ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक साथ कंबाइन किया। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसी को क्या बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हम इधर से इधर पढ़ाना शुरू किए, आप एक तरफ से नोट करना शुरू करेंगे। अब हम इधर से उधर पढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ तक में कहाँ पहुँचा दिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही फार्मूला आगे चल के बहुत विकराल रूप लेने लगा, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे। आइए ज़रा मेरे साथ। तो सबसे पहली बात हम इसको मिटाना चाहते हैं, आप जल्दी से नोट करेंगे, हम आपका वेट कर रहे हैं। इसको मिटाने के बाद हम लोग ये समझेंगे आपको हम क्या पढ़ाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप ज़रा सा आगे समझना आप शुरू करेंगे। आगे हम ये पढ़ा दिए लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। गौर करेंगे हम आपको ये पढ़ा दिए लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। आपने जान गया लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। अब जरा रुकिए, आप जब 11th में पढ़ रहे थे तो शायद आपको पक्का पढ़ाया गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। गौर करिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ओके, तो यहाँ से अगर गौर काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के लिख दें, के क्या है काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर बाई 2m। इस 2m को इधर लेके चल जाएं तो क्या बन गया पी स्क्वायर बराबर 2mk। पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या बन जाएगा, p इक्वल टू बन जाएगा रूट अंडर 2mk। तो हम बोले इस p को आप इसके जगह पे रख दो। तो यहाँ से लेमडा का दूसरा फॉर्मूला h बाई रूट अंडर 2mk। ये फॉर्मूला कब लगेगा, गौर करिए ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब मोमेंटम दिया रहेगा। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा। अच्छे से समझिए, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब मोमेंटम दिया रहेगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको काइनेटिक के क्या है, के काइनेटिक एनर्जी के बदले में लिखे हैं, तो के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाते हैं। हम जब आपको आगे बढ़ाएंगे, शायद आपको याद होगा जब आप बचपन में पढ़ रहे थे तो हम आपको पक्का आपको सर बताए ये होंगे कि जैसे जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन जो होता है यही बदलता है काइनेटिक एनर्जी में और यही बदलता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर कहीं पे वर्क डन है तो वही बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है, ये आता है वर्क डन से। कहाँ से आता है, वर्क डन से। अब मान लीजिए कि अब हम क्या किए,
हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए, V वोल्ट के बैटरी से, इसमें चार्ज Q है। तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी क्या करेगा, इस ये जो आपके पास Q यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बैटरी क्या करेगा, इस चार्ज को इधर धक्का देगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धक्का देगा। तो अगर ये धक्का देगा, इसका मतलब अगर हम आपको धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम आप पे वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन बाई द बैटरी। तो वर्क डन यहाँ पे कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बैटरी कर रहा है। तो वर्क डन को किससे लिखते हैं, W से। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बराबर W बाई Q। तो यहाँ से W बराबर क्या बनेगा, Q इंटू V। पोटेंशियल में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V बराबर W बाई Q या W बराबर Q इंटू V। तो W बराबर क्या बन गया, Q इंटू V। इस फॉर्मूला को तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में इतना ज़बरदस्त तरीके से बैठाइए कि ज़िंदगी में कभी ना भूलिए। ये क्या बताए हैं, वर्क डन बाय द बैटरी। अगर किसी भी बैटरी से किसी कंडक्टर को जोड़ दिया जाएगा तो वो कितना वर्क डन करेगा, वो वर्क कितना करेगा, Q इंटू V के बराबर वो वर्क करेगा, Q इंटू V के बराबर वो वर्क करेगा। इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि वर्क डन बाय द बैटरी कितना होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बैटरी कितना वर्क कर लिया, Q इंटू V। अब समझते हैं, तो यही वर्क किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब काइनेटिक एनर्जी के जगह पे Q इंटू V और K, काइनेटिक को K लिखते हैं तो K बराबर Q इंटू V। और Q के रूप में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो Q के जगह पे आप लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं, E से। तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा E इंटू V। ओके, K बराबर E इंटू V। अब इस चीज़ को हम इस फॉर्मूला में रखना चाहते हैं जहाँ हम उंगली रखे हैं। तो यहाँ से लैम्डा का नया फॉर्मूला क्या आ गया, H बाई रूट अंडर 2m E इंटू V। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सलरेटिंग वोल्टेज। ये जो V है ना, V, इसको बोलते हैं एक्सलरेटिंग वोल्टेज। एक्सलरेटिंग वोल्टेज इसका क्या नाम है, इसका नाम है एक्सलरेटिंग वोल्टेज। इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया एक्सलरेटिंग वोल्टेज। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए हम ये बनाए हैं, कितना हो गया ये, लैम्डा इक्वल टू H बाई रूट अंडर 2m E इंटू V। E क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 2m मास है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और V क्या है, वोल्टेज है। अब जरा सा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसमें सारा मान हम पहचानते हैं, उसको रख करके जरा सा लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम आगे जरा सा कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा H के जगह पे 6.6 10 के पावर -34, नीचे में कितना होगा, कितना हो गया 6.6। एक जरा सा मार्कर में फ्यूल ले लेते हैं, मार्कर में फ्यूल डाल देते हैं, तब तक आप लोग आराम कर लो। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझना है, सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि H का वैल्यू कितना रख दिए, 6.6 10 के पावर -34। चलिए रूट अंडर दीजिए, नीचे रूट दे दिए, नीचे में 2 इंटू m किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.10, 9.1 ही लेते हैं, इंटू 10 के पावर -31 इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज 1.6 10 के पावर -19 और V को रहने देते हैं। ये V तो आपको वोल्टेज दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा वोल्ट में। आइए चलिए काम करते हैं। तो लैम्डा बराबर होगा ऊपर में 6.6 10 के पावर -34 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 9.1 इंटू 16 दूना 32 3.2 और 10 के पावर 9 1 10 3 1 4 9 1 10 3 1 4 1 5 -50 इंटू V, -50 इंटू V। चलिए गौर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो जाएगा, सबसे पहली बात लैम्डा इक्वल टू 6.6 10 के पावर -34। यहाँ देखिए रूट V को हम अलग कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा 9.1 इंटू 3.2। अगर आप मशीन निकालते हैं, हम भी मशीन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपको क्या 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 मिला 9.1 इंटू 3.2,
9.1 इंटू 3.2 करेंगे तो आ गया 29 कितना 12 का रूट। 50 का वर्गमूल 10 के पावर -25, 10 के पावर -25 ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर +25। चलिए ऊपर में जरा सा सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हम लोगों का लैम्डा इक्वल टू 6.6 10 के पावर -34 + 25 कितना हो गया 10 के पावर -9। यहाँ पे 29 का वर्गमूल कितना होगा 29 का वर्गमूल देखें तो 25 25 36 5 पॉइंट समथिंग एक बार ज़रा चेक करते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग तो 5.4 इंटू 5.4 5.4 इंटू 5.4 हाँ 29.5.4 आ गया। तो इसके जगह पे 5.4 इंटू रूट भी। अब हम लोग 6.6 में 5.4 से भाग कर देते हैं। 6.6 5.4 ये आ गया 1.222 1.222 नीचे में कितना हो गया रूट भी इंटू कितना हो गया 10 के पावर -9 10 के पावर ये किस में आएगा तो ये आएगा आपको लैम्डा हो गया। लैम्डा किस में आ गया ये 1.222 इंटू 10 के पावर कितना आ गया आपको -9 मीटर के रूप में। आप सोचे क्या 10 से गुना भी कर देते हैं 10 से भाग भी कर देते हैं 10 से गुना 10 से भाग कर देते हैं तो लैम्डा इक्वल टू बनेगा 12.22 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। नीचे में कितना हो गया भी। अब जरा गौर करिएगा कि 10 के पावर -10 को क्या लिख देंगे एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या बनेगा लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 12.22 बाई रूट भी। किस में आ गया आंसर एंगस्ट्रॉम में। ये समझिए ये आपके पास फॉर्मूला है क्या निकालने का तो लैम्डा निकालने का। ये आपके पास फॉर्मूला है कितना आ गया 12.22 बाय रूट भी 12.22 रूट भी और कितना हो गया 12.22 रूट भी बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम में। तो ये लैम्डा मतलब क्या कि अगर हमको भी दिया रहेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया रहेगा डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे और वहाँ से लैम्डा निकलेगा और उस लैम्डा को आंसर में क्या लिख देंगे एंगस्ट्रॉम में। ओके इस बात को आप समझिए। तो ये था लैम्डा का कैलकुलेशन जब आपको क्या दिया रहेगा तो जब आपको पोटेंशियल मतलब वोल्टेज दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। गौर करिए नेक्स्ट फार्मूले पे अगर आप जाएंगे तो शायद आपको हम बताए हैं। गौर करिएगा कि E बराबर था HC बाय लैम्डा। E बराबर क्या है HC बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालनी हो तो यहाँ से किस में आएगा HC बाई E के रूप में। ये एक फार्मूला है गौर करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि या इस फार्मूला को ज़रा समझिएगा अच्छे से। ये E जो है वो एनर्जी है ये E एनर्जी है और एनर्जी हमेशा दिया रहेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब EV में। तो C किस में रहेगा C रहेगा मीटर पर सेकेंड में और H किस में रहेगा जूल सेकेंड में। ये समझिए। तो लेकिन E क्या है E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है H किस में है जूल सेकेंड में है। तो H का वैल्यू कितना होता है 6.6 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। हम सोचे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलनी हो तो आप क्या करेंगे तो इसमें 6.6 10 के पावर -34 में 1.6 10 के पावर -19 से अगर भाग करेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। क्या बन गया ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये जो H बराबर होगा 6.6 10 के पावर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 6.6 में अगर भाग कर दें हम कितना से भाग कर दें तो इसमें भाग कर देंगे 66 में 16 से 66 भागा 16 तो ये आ गया 4.125
4.12, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 के पावर 14 में से 9 गया 5, 2 में से गया 1 15, -15 किस में चल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में। अब जरा समझिए, अगर हम लेमडा को कैलकुलेट करने के लिए h का वैल्यू ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में, और ये किस में है, जूल सेकेंड में। ठीक, अब जरा देखेंगे तो इसके जगह पे कितना 4.12, 10 के पावर -15, सी कितना 3 गुना 10 के पावर 8, नीचे में कितना ई किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ये होगा मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, तो ये आंसर आएगा मीटर में। लेमडा किस में आ गया, मीटर में। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। लेमडा बराबर कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर हो गया -7 बटा में ई, और ये किस में आएगा, मीटर में। हम क्या सोचे कि 1000 से गुना भी कर दीजिए,